देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों का एक्चुअली लास्ट क्लास में बक्कल कैविटी तक हो गया था। बक्कल कैविटी में हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर्स को देखा था, हम लोगों ने टीथ को देखा था, हम लोगों ने टंग को देखा था। ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स को देख लिया था हमने। टीथ के भी वेरियस टाइप हम लोगों ने देखा था, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट एंड थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन हम लोगों ने देखा था, जो कि ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम टंग की बात करें तो टंग जो है हमारा मूवेबल स्ट्रक्चर था, मस्कुलर स्ट्रक्चर था। एंड इसके बाद जो कॉमन पैसेज है दैट इज नोन एज फेरिंग्स। ठीक है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा पहले फिर लिखिएगा। लिखने की पहले जरूरत नहीं है, फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए हम फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है ये हमारा बक्कल कैविटी था, ये वाला पोर्शन। अब बक्कल कैविटी में जैसे ही हम मुंह खोलते हैं तो देखना कि बीच में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा होता है, ये। ठीक है, जो बीच से लटकता हुआ स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को यूव्यूला या वेलम पैलेटी के नाम से हम जानते हैं। जैसे ही आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे ये चीज कि जैसे ही हम लोग मुंह खोलते हैं तो बीच में एक लटकता हुआ हैंगिंग स्ट्रक्चर, हैंगिंग मस्कुलर स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसको हम वेलम पैलेटी या फिर यूव्यूला के नाम से जानते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये स्ट्रक्चर समझिए। फिर हम लोगों ने देखा था इससे लास्ट वाले क्लास में कि सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, एंड सलाइवा जो है फूड के साथ मिक्स होके टीथ उसमें मैस्टिकेट फूड को करता है, एंड ऑल द कंपोनेंट्स मिक्सेस अप थॉरोली एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। एंड इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलस कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसको हम लोग बोलस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में नेजल पैसेज है। ठीक है, ये बोलस जब हम स्वेलो करते हैं, घोटते हैं, तो इस बोलस के प्रेशर से ये यूविला ऊपर की तरफ उठ के इस इंटरनल नेजल पैसेज को जो बंद कर देता है। ठीक है, इस इंटरनल नेजल पैसेज को बंद कर देता है, एंड काम भी वही है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि काम उसका है क्या भाई, तो यूव्यूला का काम है नेजल पैसेज को बंद करना। ठीक है, हेलो, एग्जामिनेशन का आपको मिल जाएगा शेड्यूल। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे यूव्यूला के बारे में। तो यूव्यूला क्या है कि जैसे ही प्रेशर पड़ता है ऊपर उठता है एंड इंटरनल नेजल पैसेज को बंद कर देता है। यही कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खाते हुए होते हैं कोई स्मॉल फूड पार्टिकल जस्ट लाइक राइस वगैरह, तो अगर हम प्रॉपरली वो क्लोज नहीं होता है इंटरनल नेजल पैसेज को, तो नाक पे हम कहते हैं हम सरक गए। ठीक है, तो एक्चुअली वो सरकना क्या है कि नेजल पैसेज में फूड का आइटम का चला जाना ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ द यूवुला which closes of the internal nasal passage। तो अगर ऐसा नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, अगर क्लोज ऑफ नहीं हो पाएगा, तो एक्चुअली होगा क्या कि वो इंटरनल नेजल पैसेज में हमारा फूड पार्टिकल चला जाएगा। तो एक तो स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया कि जो यहाँ पे यूव्यूला भाई दिख रहा है, इसका काम क्या है, इस नेजल पैसेज को क्या करना, बंद करना। अब दूसरा चीज देखो, ये हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया जिसको हम क्या कह रहे हैं, विंड पाइप। अब इसमें महसूस करना ध्यान से, कार्टिलेज का रिंग्स प्रेजेंट होता है, एंड ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होता है एक्चुअली काम इसका क्या होता है कि जो ट्रैकिया है जब उसमें एयर नहीं होगा तो वो कोलैप्स ना कर जाए, इसी के कारण से कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है विच प्रोटेक्ट्स द ट्रैकिया और विच प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, वो कोलैप्स होने से बचाएगा। अब ये तो स्ट्रक्चर हमको नजर आ गया ट्रैकिया। इसके ठीक पीछे हमारा ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम कह रहे हैं एसोफेगस या फिर फूड पाइप। देखिए बायोलॉजी में मैंने बताया भी था कि ओ और ई एक साथ आता है तो हम लोग ई प्रोनाउंस करते हैं या ओ करते हैं, दोनों ही सही है। एसोफेगस भी सही है, ओसोफेगस भी सही है, ओइसो गलत है। ठीक है, तो ये एसोफेगस है जिसको हम लोग फूड पाइप कह रहे हैं। दोनों के ओपनिंग को हम कहते हैं, ट्रैकिया के ओपनिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है ग्लॉटिस। ठीक है,
ट्रैकिया जो है उसके छेद को ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक उसी तरह एसोफेगस के छेद को गलट बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ एसोफेगस। ये क्या है भाई, ये है हमारा ग्लॉटिस, क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, इधर लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ये हमारा ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया है, ग्लॉटिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो दो ओपनिंग्स हमारे पास नजर आ गया, एक जो है आगे के साइड है जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं, पीछे वाला क्या है भाई, एसोफेगस। दोनों के ओपनिंग को क्या कह रहे हैं, ट्रैकिया के ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, तो ट्रैकिया के ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर ना एक कार्टिलेज का फ्लैप रहता है, क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसके लिए एपी वर्ड यूज किया गया है। एपी का मतलब ऊपर होता है, ठीक है, तो एपीग्लॉटिस उसको हम लोग बोलते हैं। तो क्योंकि वो ग्लॉटिस के ऊपर पाया जा रहा है, इसलिए उसको हम लोग एपीग्लॉटिस बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग स्वेलोइंग एक्चुअली ये क्या करता है, इस ग्लॉटिस को बंद करता है ताकि खाना क्या हो सके, एसोफेगस में जा सके। तो ये जो कॉमन पैसेज है यहाँ पे हमको, जो फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, जो है फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स तीसरा हमारा स्ट्रक्चर है जो कि है कॉमन पैसेज। जैसे कि फूड को कहाँ जाना है, पीछे जाना है, एयर को कहाँ आना है, आगे के साइड आना है, तो फूड क्रॉस कर रहा है। तो अगर मान लो ये ग्लॉटिस बंद नहीं होता तो क्या होता, फूड जो है इस ट्रैकिया में मूव कर जाता और वहां पे ऑक्सीजन या एयर फिर नहीं जा पाता, वो चोक कर जाता और डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जब भी स्वेलोइंग होता है तब ट्रैकिया हमेशा बंद हो जाता है। कभी भी आप ये चीज ऑब्जर्व करना, एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, या उसको हम डेग्लूटेशन बोलते हैं, मतलब घोटने के दौरान क्या है कि कभी भी आप सांस नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपका ट्रैकिया क्या है, बंद हो गया है। तो यही चीज हो रहा है। तो दो स्ट्रक्चर फेरिंग्स में नजर आ रहा है जो कि प्रिवेंटिव है। एक स्ट्रक्चर हमारा क्या है भाई, एक स्ट्रक्चर है हमारा ये यूव्यूला, जो ऊपर की तरफ उठ के नेजल पैसेज को बंद करेगा। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई, तो दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा एपिग्लॉटिस। यहाँ पे ये कार्टिलेज का फ्लैप नजर आ रहा है, जो कि काम क्या कर रहा है, जो इस ग्लॉटिस को बंद कर रहा है ताकि खाना क्या हो सके, पीछे की तरफ जा सके। जिस समय हम स्वेलो करते हैं तो देखना, ऑब्जर्व करना, हमारा ट्रैकिया थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है। अब देखो यहाँ पे ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है, इसके बगल में ना थोड़ा रेडनेस नजर आएगा, इसको हम टॉन्सिल्स कहते हैं, ठीक है। ये लटकता हुआ स्ट्रक्चर यूव्यूला है, इसके बगल में जो रेडनेस नजर आता है वो है टॉन्सिल्स, ठीक है। तो 4 टाइप्स का टॉन्सिल होता है, लेकिन हमको एक ही पढ़ना है यहाँ पे, इसको पैलेटाइन टॉन्सिल हम लोग कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा स्ट्रक्चर, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है भाई, कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। एंड बोलस स्मूथली किस में चला जाए, गलेट में चला जाए या फिर एसोफेगस में चला जाए, दो चीजें हो रही हैं। पहला चीज क्या है, यूवुला ऊपर की तरफ उठ के इंटरनल नेजल पैसेज को बंद करता है। दूसरा दूसरा चीज क्या है, ग्लॉटिस जो है वो क्लोज ऑफ हो जाता है, ग्लॉटिस थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता है एंड एपिग्लॉटिस से बंद हो जाता है। जिसके कारण क्या है भाई, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो फूड है वो हमारा कहाँ जा रहा है, एसोफेगस के अंदर जा रहा है। हाँ, वो इन्फेक्शन होता है तो टॉन्सिल बढ़ भी जाता है। कॉमन कोल्ड में भी जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसमें भी टॉन्सिल बढ़ जाता है तो थ्रोट पेन होता है। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसका उस डिजीज या उस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं एंड फिर उसको काट के रिमूव किया जाता है। फिर वहाँ इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है या किसी अदर से? नहीं, एक्चुअली टॉन्सिल जो है ना हमारा, जितने भी बॉडी में, ये लिम्फ नोड्स में आते हैं। तो जब क्या होता है कई बार कि मान लो वो वहां पे बैक्टीरिया या पैथोजन ट्रैप होते होते वहां का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, स्वेल करने लग रहा है, तो फिर उसका एक ही उपाय हो जाता है कि उसको उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम काट के हटा दें, एंड इस प्रोसीजर को टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। ओके सर। नोट सर हम डाउन कीजिए नोट तो कर क्या? ले। हाँ, नोट कीजिए तो। फिगर भी अच्छे से बनाइएगा, साफ साफ, अच्छा साफ रहेगा तो फिर समझ में आएगा।
हाँ, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है मेक द मूवमेंट ऑफ बोलस BOLUS बोलस स्मूथली इनटू द गलेट। बोलस नोट करिए, 5 मिनट दे रहे हैं, अच्छे से नोट कीजिए।
हो गया। 1 में क्या लिखे है? 1 में लिखे है यूव्यूला, UVULA, यूव्यूला। इधर भी लिखा हुआ है यूव्यूला। ये यूव्यूला लिखा हुआ है यहाँ पे भी, देखो वही लिखे है। हाँ बिल्कुल निहारिका, डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम ही तो मेन है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको डायग्राम से ही होगी। बायो में कुछ फैक्चुअल डेटा है, कुछ डायग्राम से, ज़्यादा लिखना उखना नहीं रहता है, डायग्राम से ही समझ में आ गया, उसके बारे में पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। डायग्राम तो बना के ही रिमेम्बर होगा समय अंकित। टेस्ट जो होगा वो तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन होगा, तो डायग्राम उसमें बनाना नहीं होगा। यस, डायग्राम में लेबलिंग हो सकता है बिल्कुल। फॉर एग्जामिनेशन बना बना के ही, मतलब कि जैसे मान लो कि जो भी डायग्राम्स है, मान लो 20 टोटल डायग्राम होगा बायोलॉजी में क्लास 10th में, तो 20 को हम अगर 2-3 बार भी बना लेंगे, एक एक तो याद हो जाता है लगभग। और ऐसा तो है ना कि एक ही दिन में बनाना है सारा, पूरे साल भर में आप रखो कि हमको 60 डायग्राम 60 बार ड्रॉ करना है, या 70 बार या 100 बार ड्रॉ करना है। वीक में भी एक करोगे तो निकल जाएगा। हो जाएगा तो बोलिएगा। दिव्यांशु, बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर डायग्राम नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा बहुत भी रफ भी बनाना सीख जाइएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा पेंटर होने की जरूरत नहीं है इसमें। हो गया। चलिए देखिए इसके यस बाद। सर। हाँ बोलिए। सर हो गया, डन। डन ना। देखिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, फेरिंग्स के नीचे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर। देखो अभी हम लोग फेरिंग्स पढ़े, फेरिंग्स से खाना कहाँ आया? एसोफेगस में, पीछे, आगे नहीं गया है, पीछे गया है। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है वो है एसोफेगस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है एसोफेगस। देखो यहाँ पे अगर हम एसोफेगस की बात कर रहे हैं तो एसोफेगस में कोई डाइजेशन होता नहीं। देखो ये है एसोफेगस, एक लॉन्ग ट्यूब है, कोई भी इसमें डाइजेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई भी हमको आज लिखा हुआ क्यों है? क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था 10A2 में, तो उसके स्लाइड्स थे, तो मैंने सोचा कि उसी को यूज कर लूँ, टाइम वेस्ट क्यों होगा लिखने में, इसी वजह से, क्योंकि सेम टॉपिक पे ही थे हम लोग इसलिए।
तो देखिए, तो हम कह रहे हैं कि एसोफेगस जो है, एसोफेगस में कोई भी सिग्निफिकेंट हमको कोई डाइजेशन वगैरह नहीं नजर आता है भाई, ना डाइजेशन ना एब्जॉर्प्शन, सिर्फ खाना जो है मूव करता है। कैसे वो मूव करता है देखते हैं थोड़ा। देखो, खाना जो एसोफेगस में मूव कर रहा है, मान लो ये एसोफेगस है, तो यहाँ जैसे ही खाना आता है तो ये क्या हो जाता है, फूलता है ऐसे, फिर ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे वाला फूलता है। तो ये साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके नीचे वाला रिलैक्स होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला रिलैक्स होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला, ऐसे करके साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवा के क्या है भाई, कि फूड जो है हमारा एसोफेगस से मूव कर करके कहाँ आ जाता है, स्टमक के दीवार पे आ जाता है। अब समझना इस चीज को, बॉडी में बहुत सारे गेट्स पाए जाते हैं, गेट कहते हैं ना जो दरवाजा, तो दरवाजा दो तरीके का मेनली पाया जाता है लिविंग बॉडी में। एक को वाल्व कहते हैं जो हार्ट में पाया जाता है, जो एक ही डायरेक्शन में खुलता है, जैसे मान लो ये गेट है, इस डायरेक्शन में खुला, जब बंद हो गया तो इधर से नहीं खुलेगा, जैसे हम नॉर्मल गेट जो वन वे खुलता है कि जो एक ही एक दरवाजा वाला रहता है, वो एक साइड खुलता है तो फिर रिवर्स आके दोबारा नहीं खुल जाता है, पीछे से धक्का मारोगे तो नहीं खुलेगा, एक ही डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के दरवाजे को हम लोग क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। अब एक दरवाजा ऐसे समझना जिसमें कि हम कह सकते हैं ऐसा मैकेनिज्म लगा है कि इधर से भी धक्का देंगे तो खुलेगा, उधर से भी धक्का देंगे तो खुलेगा, पुल और पुश दोनों वाला दरवाजा है। तो इस केस में इसको स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, रबर बैंड ले ले हम लोग, रबर बैंड को क्या करें, यहाँ पे बांध ले। अब देखो, हम प्रेशर बनाएंगे तो इधर से भी ऐसे खुलेगा, नीचे से प्रेशर बनाएंगे तभी भी वो खुलेगा। तो भाई ऐसा तरह का दरवाजा जो दोनों तरफ के प्रेशर बनाने के कारण खुल सकता है और बंद हो सकता है, इस तरह के हम कह सकते हैं कि इस तरह के गेट्स को हम स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह के गेट्स को हम स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, आप देखो यहाँ पे, ये एसोफेगस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर हमको नजर आ रहा है, एंड ये जो स्फिंक्टर है इसका नाम रखा गया, कैसा भाई। अब देखो, पेट के लिए, स्टमक के लिए ना वर्ड स्टमक यूज किया जाता है, स्टमक के लिए, सॉरी, स्टमक के लिए वर्ड जो है गैस्ट्रो यूज किया जाता है। ठीक है, स्टमक के लिए वर्ड गैस्ट्रो यूज किया जाता है। एंड अगेन यहाँ देखिए, ये है गैस्ट्रो, स्टमक, ऊपर वाला है एसोफेगस। तो इन दोनों के बीच का जो दीवार है या जो गेट है, जो स्फिंक्टर है एक तरह का, उसको गैस्ट्रो एसोफिजियल स्फिंक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो एसोफेगस में क्या है भाई, एसोफेगस में कोई भी हमको डाइजेशन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन एक यूनिक मूवमेंट नजर आ रहा है, जो कि क्या है भाई, कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो कि स्मूथ मसल मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉल्यूंटरी मसल है, उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। एंड इस मूवमेंट को क्या कह रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस पूरे एलिमेंट्री कनाल में पाया जाता है, एसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लार्ज में, स्मॉल में, सब जगह पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं पेरिस्टाल्सिस पूरे गट में पाया जाता है, लेकिन सबसे कम रेक्टम में होता है। रेक्टम आगे हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है। देखो, अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी देख रहे हैं। एंड एनाटॉमी देख रहे हैं मतलब इंटरनली स्ट्रक्चर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो एक है एसोफेगस हमारा, तो एसोफेगस में क्या हो रहा है, कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्सिस हो रहा है। पेरिस्टाल्सिस का मेन काम क्या है, फूड को लेके आना, कहाँ पे, स्टमक के अंदर। पेरिस्टाल्सिस पूरे गट में पाया जाता है, लेकिन सबसे कम रेक्टम में होता है। सॉरी, ये नंबरिंग थोड़ा गलत है, ये नंबरिंग थोड़ा सा गलत है, ये है फोर्थ एंड ये है फिफ्थ, सॉरी, नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया, कल ही मेरे को लगा था।
देखिए यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि एसोफेगस में पेरिस्टालसिस हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे फूड आ जाता है, मान लो कि ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है भाई, यहाँ पे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब धक्का देगा तो खुलेगा एंड ये स्टमक में आ जाएगा। अब समझो स्टमक में भी ना अंदर से पूरा वॉल का फोल्ड रहता है, ठीक है। इंटरनल जो वॉल होते हैं वो क्या होते हैं, फोल्ड अप रहते हैं। एंड फोल्ड अप के केस में क्या है भाई कि फोल्ड होते हैं एंड इन फोल्ड्स को गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं, रूगी, ठीक है। रूगी का कहने का मतलब क्या है, इंटरनल फोल्ड्स। इंटरनली वो क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। काम क्या है भाई फोल्ड होने का, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। एंड स्टमक में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन्हीं ग्रूगी के नीचे देखो यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस का एक्चुअली क्या है, क्या क्या फंक्शन होता है। यहाँ बस हमको ये दिख रहा है कि गैस्ट्रिक जूस जो है भाई कर क्या रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस क्या कर रहा है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन आगे देखेंगे कि कैसे वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बस अपने को इतना जानना है अभी कि गैस्ट्रिक रूगी होता है, उसके बेस पे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को निकालता है। अब देखो यहाँ पे स्टमक की हम बात कर रहे हैं, एम्प्टी कंडीशन में जब खाली रहता है, जब कोई इसमें खाना वाना नहीं रहता है, तो जे शेप्ड का दिखता है, ठीक है, इन एम्प्टी कंडीशन। नॉर्मली स्टमक है क्या भाई, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो खाने को स्टोर करता है टेम्पोरली। टेम्पोरली वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, लगभग 4 से 4.5 घंटा या 4 से 5 घंटा हम कह सकते हैं खाने को स्टोर करके रखता है। एंड यहाँ पे खाना जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, टोटली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है एंड सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको काइम कहते हैं, CHYME। मतलब स्टमक से जब खाना निकलेगा तो उसको फूड नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एंजाइम्स मिला हुआ है, उसमें एसिड मिला हुआ है, तो उसको हम लोग काइम कहते हैं। तो ये हमारा स्टमक हो गया भाई। एसोफेगस कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं, मेन रोल क्या है, पेरिस्टालसिस। तो एसोफेगस में क्या हो रहा है, पेरिस्टालसिस। क्या है भाई पेरिस्टालसिस, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एसोफेगस। इसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, पेरिस्टालसिस कह रहे हैं। काम क्या है, पेरिस्टालसिस के थ्रू खाना कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में। पेरिस्टालसिस पूरे एलिमेंट्री कनाल में माउथ से एनस तक में पाया जाता है, लेकिन सबसे कम किसमें होता है, रेक्टम में होता है। स्टमक कैसा होता है, एम्प्टी कंडीशन में जे शेप का होता है। क्या है भाई, एक थैली है जिसके अंदर खाना स्टोर रहता है टेम्पोरली, कितने घंटे के लिए, 4 से 5। वहां क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिलकर पार्शियली डाइजेस्ट होता है, साथ ही साथ एक सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम काइम के नाम से जानते हैं। तो ये सर हमारा, एग्जैक्ट कोई टाइमिंग नहीं होता है क्या, मतलब 4 से 5 आवर्स का ही रहता है स्टोरेज? इट डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट टाइप ऑफ फूड इज प्रेजेंट, ठीक है। कैसा फूड है, वो प्रोटीनेशियस फूड है, जैसे वेजिटेरियन हुआ, नॉन वेजिटेरियन हुआ, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके सर। तो एसोफेगस एंड स्टमक, स्टमक तक हम लोग देख लिए। इसके बाद से हम लोग देखेंगे सेमी सॉलिड, इसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन। लिखे तो यहाँ तक।
हो गया? अच्छा लिखिए, डायग्राम भी बनाना है। Done, sir. Done. हो गया?
यस सर। सारे लोग? यस सर। ठीक, देखिए इसके बाद से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे पेस्ट नोन एज काइम, मैंने लिखा भी है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इसलिए डायमीटर में स्मॉल होता है। डायमीटर समझ रहे हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, ऐसे साइज में स्मॉल नहीं है। साइज इसका काफी ज्यादा लगभग 6 मीटर का होता है। सोचो इतना बड़ा है, ठीक है, 6 मीटर का है। 3 रीजन्स होते हैं। सबसे पहला ड्यूडेनम होता है, जैसे intestine is स्टमक हो bigger गया, than ये large यहाँ पे देखो, intestine, no? ठीक है। ये जो सी शेप्ड नजर आ रहा है ऐसे, ये फिक्स्ड पार्ट होता है, मूव नहीं करता है, इसको ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम में ना 2 ग्लैंड्स अटैच होते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड है, देखो आप डॉक्टर हो, आप हमेशा देखोगे ना सामने वाले का देख रहे हो, इसीलिए हार्ट भी है उल्टा बनाते हैं हम लोग। तो जो लेफ्ट दिख रहा है मतलब लिवर जो है वो राइट साइड है एक्चुअली, और पैनक्रियास जो है वो लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इसीलिए फिगर डायग्राम हमेशा अपोजिट बनता है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आप, हाँ यस, दिव्यांशु, स्मॉल इंटेस्टाइन इज बिगर देन लार्ज इंटेस्टाइन इन लेंथ। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्लैंड अटैच होता है जिसको पैनक्रियाज हम कहते हैं, एंड राइट हैंड साइड में क्या है, लिवर अटैच होता है। लिवर के 2 लोब्स है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। एंड लिवर 24 घंटा बाइल बनाते रहता है, बाइल जो सिक्रेट करता है, आगे हम लोग फंक्शन उसका देखेंगे। लेकिन वो बना बना के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करता है, जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर को गॉल ब्लैडर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ड्यूडेनम हो गया, इसके बाद से ये वाला पार्ट जो है ये जेजुनम हो गया, लास्ट पार्ट इलियम होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करता है। अब देखो इंटेस्टाइन का इनर सरफेस में क्या होता है, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहता है जिसको विली कहते हैं या सिंगुलर विलस कहते हैं, ठीक है, जिसका काम मेनली क्या होता है भाई, सरफेस एरिया को बढ़ाना। ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड सरफेस एरिया को क्यों बढ़ा रहा है, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूछा जाता है कि क्या ही मॉडिफिकेशन ऐसा है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाता है। तो मॉडिफिकेशन का हमारा नाम क्या हो गया कि विली उसमें प्रेजेंट होता है। विली करता क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, अगर मान लो इतना बड़ा पेज हम बोल रहे हैं या इतना बड़ा कोई सरफेस, एंड कोई ऐसा सरफेस है, किसका सरफेस एरिया बड़ा है, दोनों एक ही साइज का है, तो जाहिर सी बात है इसका बड़ा है। क्यों, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो ये इतना बड़ा आ जाएगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा फोल्ड होता है ना किसी चीज में, उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। तो पेस्ट लास्ट पॉइंट में लिखे थे, सेमी सॉलिड पेस्ट नोन एज काइम, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, काइम। एंड ये है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ये डायग्राम बनाई है। बस अभी हम लोग एनाटॉमी देख रहे हैं कि इंटरनली स्ट्रक्चर क्या है, एक एक करके सब देख रहे हैं, फिर एक कंबाइंड फिगर होता है। हाँ बिल्कुल अंकित, बिल्कुल चलेगा। गॉल ब्लैडर का फराज वर्क ये होता है कि गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। जैसे मान लो कि लिवर जो है कंटिन्यूअसली, तो अब जब जब खाना आएगा तब तब लिवर ऐसा नहीं ना कि तब आप लिवर प्रोड्यूस करने लगेगा बाइल को, पहले से स्टोर करके रखा रहता है कि खाना आया बाइल मिल गया, उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि लिवर बना रहा है खाना।
मैंने बताया बिल्ली का जो वर्क है वो एक्चुअली क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया, जैसे मान लो कि एक फोल्ड ऑफ पेपर है, ठीक है, एक प्लेन पेपर है जिसका इतना बड़ा सरफेस एरिया है ऐसा, और इतना ही बड़ा पेपर में हम लोग क्या कर दिए, फोल्ड्स बना दिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे फोल्ड्स है इस पेपर में। तो जाहिर सी बात है पेपर इतना ही बड़ा है, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया ना, क्योंकि सरफेस एरिया ये भी है सरफेस, ये भी है सरफेस प्लेन की तुलना में, क्योंकि जब इसको खोलेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसकी तुलना में सरफेस एरिया जाहिर सी बात है जो फोल्डेड चीज होता है उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सरफेस एरिया पे ही डिपेंड करता है इवापोरेशन और एब्जॉर्प्शन। बन गया। ठीक है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों का बचा हुआ है। अगेन इसको 6th नंबर कर लीजिएगा, 7th नहीं है, 6th नंबर ही है स्मॉल इंटेस्टाइन। हो गया। यस सर। अच्छा, आगे बढ़ रहा हूँ। डन सर। ओके, सो देखिए, फिर हम बात कर रहे हैं, देखो, लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आप, लार्ज इंटेस्टाइन अगेन हम लोग कह रहे हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज क्यों है, डायमीटर में, मतलब जो इसका थिकनेस है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ज्यादा है, इसीलिए इसको लार्ज कह रहे हैं, लेंथ पे नहीं कर रहे हैं अगेन। एंड इसके 3 पार्ट है, एक सीकम होता है, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। देखो यहाँ पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन था हमारा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पॉइंट पे ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ये पहला जो पार्ट है इसी को सीकम कहते हैं। पहले इसमें माना जाता था कि सीकम है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो आज के डेट में वेस्टिजियल है, हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है।
इस स्ट्रक्चर को वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। सुने होंगे कई बार कि बोला जाता है कि अपेंडिक्स हो गया है, अपेंडिक्स हो गया, उसको ऑपरेशन कराना है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, अपेंडिक्स नॉर्मली प्रेजेंट रहता है सब में, क्योंकि हमारे बॉडी में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई भी अब रोल नहीं, वो हमारे बॉडी के लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक यूजलेस ऑर्गन है। पहले रोल हुआ करता था जब हम लोग कच्चा घास वगैरह खाते थे, ठीक है। तो पहले रोल हुआ करता था जब हम कच्चा घास वगैरह खाते थे, लेकिन अब के केस में क्या है, अब ये चीज नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे केस में अब क्या हो गया, ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, तो वेस्टिजियल हो गया भाई, ठीक है। मतलब अब कोई रोल नहीं है, लेकिन पहले इसका रोल हुआ करता था, क्या था तो देखते हैं। पहले माना जाता था कि ये वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स जो है, ये कोई सिम्बाटिक बैक्टीरिया को होस्ट करता होगा, मतलब इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते थे जो सेलुलेज एंजाइम को रिलीज करते थे, ठीक है। एंड सेलुलेज एंजाइम करता क्या था, सेलुलेज एंजाइम करता क्या था भाई, तो सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था। देखो, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके का स्टोरेज होता है, एक स्टार्च के फॉर्म में, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए ना एमाइलेज चाहिए। तो हमारे बॉडी में एमाइलेज तो निकलता है, लेकिन हमारे बॉडी में सेलुलेज नहीं निकलता है, इसीलिए हम लोग घास वगैरह खा के कच्चा उसको पचा नहीं सकते, क्योंकि उसमें सेलुलोज मेनली होता है। तो हम लोग पोटैटो राइस वगैरह खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में एमाइलेज तो सिक्रीट होता है, लेकिन हमारे बॉडी में सेलुलेज जो है वो सिक्रीट नहीं होता है। तो पहले इसका काम हुआ करता था, माना जाता था कि इसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे ऐसे जो कि हमारे लिए फायदेमंद थे, क्योंकि वो ऐसे तरह का एंजाइम निकालता था जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था, जिसको हम सेलुलेज एंजाइम कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे, फिर ये पार्ट जो है, ये हमको नजर आ रहा है, ये पार्ट, ये एक्चुअली कोलोन का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ऐसे आउट पाउचिंग्स निकले रहते हैं बाहर की तरफ। इसका भी सरफेस एरिया देखो, जितना भी फूड है हम लोग देखेंगे आगे, स्टमक में तो डाइजेस्ट होता ही, टूटता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो पूरा टूट के खत्म हो जाता है। फिर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन भी फूड का ना सारा का सारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, खाली उसमें वाटर रह जाता है। तो मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में होता है। अब देखो यहाँ पे कोलोन का पार्ट है, तीन तरीके का कोलोन है। एक ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में, तो उसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन है, तो उसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे। तीसरा क्या है, नीचे की तरफ आता है, तो इसको हम लोग डिसेंडिंग कोलोन के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं, ठीक है, रेक्टम कहते हैं, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम रेक्टम कहते हैं। एंड रेक्टम में टेम्पोरली क्या हुआ, अब देखो सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है उससे पानी एब्जॉर्ब हो गया इस कोलोन के अंदर। कोलोन सारा का सारा जो है वेस्ट मटेरियल का पानी एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लेता है, एंड अब उस वेस्ट मटेरियल में सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में रह गया। तो इस डाइजेस्टिव वेस्ट को हम फीसेस बोलते हैं, FAECES, जो कि है हमारा क्या भाई, डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है। और ये समय समय से क्या होता है, बाहर निकलता है। बाहर निकलने के प्रोसेस को डिफिकेशन कहते हैं। फीसेस को रिमूव करना डिफिकेशन, फीसेस को रिमूव करना डिफिकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ एनस के थ्रू ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये जो आउट पाउचिंग्स हमको नजर आ रहा है ऐसे की तरफ, ये जो निकला हुआ है ऐसे ऐसे बम्प टाइप का, इनको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। हॉस्टोरिया का अगेन काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, क्योंकि वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके लिए भी क्या हो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को चाहिए होता है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी पूरा हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने एसोफेगस देखा, एसोफेगस के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ सॉरी, एसोफेगस, एसोफेगस के बाद हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने स्टमक को देखा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया। सर हाँ बोलिए, सर सर हाँ बोलिए ना। न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म हो गया। हाँ
नहीं, न्यूट्रिशन का एनाटॉमी हमारा खत्म हो गया। एक दिन और है जिसमें फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इंजाइम्स के बारे में कि कहाँ कहाँ क्या क्या डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, फिर न्यूट्रिशन वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। आई नो कि ये काफी बड़ा चैप्टर है एंड काफी इसमें समय लग रहा है, लेकिन ये काफी बेसिक चैप्टर है। हाँ, आई नो निहारिका, ये अभी भी 3 टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये डाइजेशन वाला ही टॉपिक बहुत बड़ा था। बाकी जो टॉपिक्स है वो छोटे हैं, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल अंकित, ये बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है। देखो ये चैप्टर ऐसा है ना कि लाइफ प्रोसेस, हमारा जो बॉडी में एक्चुअली में प्रोसेस हो रहा है, कहाँ कौन से कंपोनेंट्स है। एक तो क्यूरियोसिटी भी रहती है कि जानने की किस पार्ट को क्या बोला जाता है, कहाँ क्या चीज़ हो रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी रहती है इस चीज़ को लेके। नोट करिए तो। पीयूष, इस चैप्टर को खत्म होने में तो आई थिंक 1 मंथ तो लग ही जाएगा अभी। यही एक लौता चैप्टर है जो काफी बड़ा है। इसके बाद से जो भी चैप्टर्स है 2 से 3, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 क्लास लेते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। लास्ट के दो दो चैप्टर है, एक क्लास में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, आई नो। हाँ, ये यही चीज है ना कि एक वीक में एक क्लास हो रही है, लेकिन प्रॉपरली आपका सिलेबस बिफोर टाइम ही खत्म हो जाएगा। ऐसा आप टेंशन नहीं लीजिए कि बहुत ज़्यादा लग रहा है टाइम। आई नो कि यही एक लौता चैप्टर है ना जिसमें लेता है टाइम, क्योंकि एक तो देखो 9th में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये जो टॉपिक है ना तो 8 में अच्छे से पढ़ने को मिला, ना 9th में मिला। तो ये टॉपिक कुछ और काफ़ी हम कह सकते हैं थोड़ा इलेबोरेटिव टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, बस यही टॉपिक। यस, सबसे बड़ा है। रिप्रोडक्शन आई थिंक मैक्स टू मैक्स 3 क्लास लेता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 2 क्लास।
हाँ, रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा भी होगा 8th क्लास में। उसी को थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा एसटीडीज वगैरह एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तो मतलब बेसिक चैप्टर तो आपको पता होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे इम्पोर्टेंट है। किस पर्पस से सबसे इम्पोर्टेंट है ये पूछ सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन 10th पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइफ प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। डिसेंडिंग कोलोन के ऊपर हॉस्टोरिया लिखे, हॉस्टोरिया लिखे है, ठीक है। HAU फराज, HAUSTORIA, हॉस्टोरिया। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि एक एक टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मान के चलिए कि आपके 3 4 5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं इससे। मतलब नंबर वाइज कैलकुलेट करें तो बायोलॉजी आपका 80 में से लगभग 30 मार्क्स का बायो के आसपास होता है, 26 27 मार्क्स का होता है। तो उसमें लाइफ प्रोसेस में से ही एकलौता 12 13 नंबर का क्वेश्चन रहता है, अगर एग्जाम हुआ तो। might be a policy, it might be a possibility। इस साल मैक्सिमम लोग तो खुश थे 10th के एग्जाम कैंसिल हुआ, लेकिन कुछ ज्यादा पढ़ने वाला सब परेशान था। बिल्कुल, चैप्टर कंप्लीट होगा तो थोड़े से मॉड्यूल को हम लोग देख लेते हैं। 2 मिनट मेरे को दीजिएगा, मैं मॉड्यूल देख लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट अंकित, मैं होमवर्क बता दे रहा हूँ, उसी के लिए देख रहा हूँ मॉड्यूल। एक मिनट। हाँ, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ।
फिजिक्स में और केमिस्ट्री में चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्या? नो सर। फर्स्ट चैप्टर? नो सर। नो सर। मतलब इकलौते हम ही पीछे नहीं है। सर मैथ्स में तो 2 चैप्टर हो गया। मैथ्स में चैप्टर भी बहुत ज्यादा है ना। हो जाएगा हम लोग अभी टाइम पे, चिंता मत कीजिए। यस सर, यही बस बड़ा चैप्टर है। समझना है ज्यादा इम्पोर्टेंट है देखिए। और पढ़ाई एक्चुअली में ना सबसे बोरिंग चीज है। बड़ा कंसंट्रेशन, बड़ा मेहनत लगता है। नहीं पढ़ने में कोई मेहनत नहीं लगता है, घूमने में फिरने में। एक्चुअली बड़ा बोरिंग चीज है। इसीलिए ना थोड़ा हम लोग अंडरस्टैंडिंग पोर्शन पे, मेरा एक ही पर्पस रहता है। हाँ ठीक है, ठीक है अंकित। पेरेंट्स से बोले कौन? देखो एक चीज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट कि मान लो कि हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई तो बोरिंग है, बिल्कुल है, लेकिन सबसे डिफाइंड पाथ भी है आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। अब सक्सेस का पैरामीटर कुछ होता नहीं है। कोई आदमी बोलता है कि अरबों रुपए कमा के भी अपने आप को अनसक्सेसफुल मान रहा होगा, कोई 10 लाख कमा के ही बहुत खुश है, ठीक है। तो आपको अपना पैरामीटर सेट करना होता है कि सक्सेसफुल कहते हैं कि एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि अपना खर्चा उठा रहे हो, ठीक है। मतलब जब जो चीज जो मन में करे वो चीज आप खरीद सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। तो ये चीज अचीव करने के लिए आपको लाइफ में ना देखो, पढ़ लिख रहे क्यों, एग्जाम पास करने के लिए कभी मत सोचना कि एग्जाम पास कर लेना है भाई, इतना क्वेश्चन आंसर रट लेंगे। एज अ प्रोडक्ट तुम तैयार हो गए हो, ठीक है, जिसको बिकना है। अब तुम अपना रेट खुद ही तय करोगे। जितना अच्छा क्वालिटी होगा तुम्हें, उतना अच्छा तुम्हारा रेट लगेगा। तो जितना रेट लगेगा उतना पैसा मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना ना कि बस एग्जाम पास करना है हमको। हमको क्या अचीव करना है लाइफ में, अभी से डेस्टिन्ड रहो कि भाई ये चीज हमको करना है, ये चीज किसी भी कीमत पे करना है, इस लेवल पे पहुंचना है। एंड अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना, एक तो मैक्सिमम लोगों को समझ में तो आता ही है बहुत कुछ, करने के टाइम ही क्या होता है कि एग्जीक्यूशन पार्ट कुछ नहीं रहता है, ठीक है। दिव्यांशु, एनडीए का प्रिपरेशन बिल्कुल, एनडीए में मेनली रिटन एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो कुछ टफ उफ नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सा, अगर आप जेई का भी अच्छा से फिजिक्स मैथ्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत जीएस आप देखोगे, आपका एनडीए में निकल जाएगा। मेन जो टेस्ट होती है ना वो एसएसबी होता है, जो वहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। तो 5 दिन का जो ट्रेनिंग होता है ना एनडीए में, एंड ट्रेनिंग वो इंटरव्यू पर्पस है। एसएसबी, यस यस। तो एसएसबी में ना एक्चुअली फिजिकल ट्रेनिंग इज अ पार्ट। अंकित, फिजिकल ट्रेनिंग वहाँ एक पार्ट होता है। आपको वहाँ मजदूर नहीं बनाना, आपको सिपाही नहीं बनाता है। एनडीए इज फॉर ऑफिसर्स, वहाँ ऑफिसर्स। तो वहाँ दिमाग का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब कि बहुत सारा टेस्ट होता है आपके आईक्यू लेवल का। आपको ग्रुप डिस्कशन दिया जाएगा, आपको किसी टॉपिक पे बोलने के लिए डिबेट दिया जाएगा। तो वहाँ पे मेंटल आपकी स्टेट क्या है, वो आपका ना अपब्रिंगिंग दिखाएगा कि आप इतने सालों तक ना क्या सोच रहे हो, ठीक है। यस, फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, दिव्यांशु। तो फ्लुएंसी देखो, इंग्लिश इज अ पार्ट, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है, इन विच यू हैव टू जस्ट वेल वर्स्ड, ठीक है। आपको उसमें क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा बात है ना कि इंग्लिश हमेशा इन्वायरमेंट पे होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए ना, एक तो ये जो आई थिंक जो स्पोकन इंग्लिश जो होता है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का एक्चुअली कोई क्लास वगैरह कुछ होता नहीं है, समझना इस चीज को। आप कितना भी पढ़ लीजिएगा ना, आप एक्चुअली आपको माहौल नहीं मिलेगा, आप बोलोगे किससे। तो ये चीज ओवर टाइम पीरियड डेवलप होता है। आप कहीं जाओगे बाहर, आपका इंटरेक्शन होगा ऐसा, ठीक है, तो आप में ये चीज डेवलप करेगा।
बिल्कुल, मैं इस चीज को डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि बिजनेस जो है वो खराब है या बिजनेस नहीं करना चाहिए। समझना आज के डेट में तो या कभी भी कितना से कितना भी हाईली क्वालिफाइड आदमी है वो बिजनेसमैन के नीचे ही है, ठीक है, वो एम्प्लॉय है उसका। तो आप समझो इस चीज को कि बिजनेस आप एक दो बिजनेसमैन कौन अच्छा रहेगा, एक वो जिसको कि थॉरली किसी चीज का नॉलेज नहीं है। मान लो कि हम बात करें ना उसको जीएसटी का नॉलेज है, ना उसको कुछ भी अकाउंटेंसी का नॉलेज है, ना उसको मार्केट का स्ट्रैटेजी का कोई नॉलेज है, वो हर चीज के लिए ना दूसरे पे डिपेंड रहेगा। जितना आप दूसरों पे डिपेंड होइएगा ना उतना ज्यादा आपका खर्चा बढ़ेगा एंड उतना ज्यादा आपको धोखा मिलने का चांसेस भी बढ़ेगा। मान लो कि हम 10 के बजाय हम 100 आदमी पे डिपेंड हो गए, तो 100 आदमी का ना चांसेस हो गया मेरे पे कि वो एक भी हमको धोखा देगा तो हम मेरा बिजनेस डूब सकता है। लेकिन मान लो हम 10 ही आदमी को लेके चल रहे हैं, बाकी ऐसा काम करते हैं कि बाकी जो लोग हैं उसका काम हम जान रहे हैं, हम सब चीज ऑर्गेनाइज करना हम जान रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप खुद ही पढ़े लिखे रहोगे, सब चीज का नॉलेज रहेगा, आप टॉप 20 स्कूल से ये करो ना, आप आईएम क्वालिफाई करो, कैट क्वालिफाई करो, तब जाके अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो हम लोग कहते हैं एक तरीके से। आप क्यों सोचो कि एक दुकान खोल लेंगे उसमें हम बैठ जाएंगे 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा। आप सोचो कि 1 लाख सैलरी देने वाले 50 एम्प्लॉय आप रख लो, इतना बड़ा कंपनी खोल लो। तो वैसे आप सोचोगे कब, जब उस लेवल की ट्रेनिंग होगी। तो अभी से ना ये हैबिचुएटेड, और कोई ये अब आज के डेट में समझो नेट है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास है, तो आप किसी भी शहर में इंडिया के रह रहे, वर्ल्ड के रह रहे, इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हो। आदमी पढ़ नहीं सकता है, सीख किसी से भी सकता है, ये याद रखिएगा। आप अगर हम बोलेंगे कि तुम एक अनपढ़ आदमी से पढ़ लो तो पढ़ा नहीं पाएगा, लेकिन अपने लाइफ के लेसन्स आपको सिखा जरूर सकता है। क्या भाई ये चीज कर सकता है, हो सकता है एक अनपढ़, हाँ यस बिल्कुल, सीख सकते हो ना आप, सीख किसी से रख सकते हो, आप छोटे से सीख सकते हो, बड़े से सीख सकते हो, बूढ़े से सीख सकते हो, अनपढ़ से सीख सकते हो, हाईली क्वालिफाइड से सीख सकते हो। लेकिन पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए कोई एक क्वालिफाइड आदमी ही चाहिए होगा, ठीक है। तो पढ़ना इज डिफरेंट थिंग, और पढ़ पढ़ के खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको एक मेंटल स्टेट को डेवलप करना होगा। सबसे पहले बी पोलाइट टू एवरीबॉडी, रफ होने की जरूरत नहीं है। रफ रूड आदमी होता है, राउडी होता है, राउडी नहीं बनना है, ठीक है। कि राउडिज्म आपको नहीं दिखाना है कि गुंडे बन गए हम, तो वो सब सिर्फ रील में अच्छा लगता है, वो सब फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाए। ये चीज ना ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर आप लिटरली अच्छे से पढ़े हो ना, देखो हम नहीं कहते, हम बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है कि आप दिन भर पढ़ते ही रहो, ऐसा नहीं है। जो जितने दिन, जैसे अभी मान लो क्लास चल रहा है, आप 100% अटेंटिव होकर पढ़ लोगे ना, आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 10 मिनट रिवाइज करोगे, आपका काम खत्म, दूसरा काम करो, फिर दूसरा कुछ सीखो, गिटार ले लो वो सीखो, पेंटिंग ले लो वो सीखो। स्किल तो है ना, एजुकेशन इज ऑल्सो स्किल। आप इसको ओवर टाइम पीरियड डेवलप करते हो, ऐसा नहीं है कि एक साल में। सोचो, देखो पूरा याद करना, पूरा नर्सरी तुम एक सीधा ए नहीं लिख पाए थे, पूरा 1 साल लगा ए लिखने में, ठीक है। नर्सरी यूकेजी एलकेजी सब आपका एबीसीडी लिखने में बीत गया, तब जाके वर्ड बनाने लगे ना। आज आप देखो, आज अगर आप कोई चीज सीख रहे हो तो इसमें समय लगेगा ना। यस, तो इट इज आइडियल कि आप करो क्या, कि जो भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, जो भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो उस क्लास में आप करो क्या, कि उस क्लास को 100% एफिशिएंसी के साथ आपको अटेंड करना है। काम अपना नहीं बढ़ाना है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप साथ साथ लिखो। हम नहीं चाहते कि आप बाद में जाके नोट्स से फेयर, फेयर से नोट्स, यही काम करते रह जाओगे, ठीक है। जो फेयर नोट्स करता है ना, जिंदगी भर फेयर नोट्स बनाते रह जाता है। तो आपको क्लास में ही सारे नोट डाउन कर लेते हो और आप लोग पढ़ भी लेते हो, ठीक है। और भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई कुछ बोल रहा है, एक मिनट।
ठीक है, तो एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं मॉड्यूल दिखा दे रहा हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। मॉड्यूल खुल गया सबका? देखो, लाइव प्रोसेसेस है हमारा। लाइव प्रोसेसेस में ये तो हम लोगों का हो गया इन क्लास। अभी तक एक भी होमवर्क मिला है नहीं ना? 10.1.1 का इन क्लास एक्सरसाइजेस होमवर्क जो है वो कर लेना, ठीक है। ये जो दिख रहा है हमको यहाँ पे 10B01 1.1 का इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क। इन क्लास में 5, सॉरी इन क्लास में आपका 9 है एंड होमवर्क में भी 9 है, टोटल 18 क्वेश्चंस है। करके आप, आज हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे कल शाम 5 बजे तक आप सबमिट करोगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए एंड कर रहे हैं।